नमस्ते बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक लेके आए हैं, जो कक्षा 2 से 5 के बच्चों के लिए, यानी कि ओलंपियाड प्रश्न बैंक जो रहेगी कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए है। और आज हम आपको विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा में आने वाले हैं, और इस सत्र के लिए सत्र 2023-24। चलिए देखते हैं इसका ओलंपियाड प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण ओलंपियाड प्रश्न क्या हैं आपके, और विषय क्या रहेगा। आपका विषय हिंदी है और कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। यहाँ कक्षा 2 से 5 की प्रश्न बैंक बनी, लेकिन जो ये पेपर है ये कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए, और इस ओलंपियाड प्रश्न बैंक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अनुच्छेद 293। इसके पहले के भागों में हमने 292 तक प्रश्न बताए थे। यहाँ पे अनुच्छेद 293 से चालू कर रहे हैं। हमको अनुच्छेद को पढ़ना है और अनुच्छेद के जो प्रश्न दिए उनके उत्तर बताना है। चलिए, अनुच्छेद क्या है? ये किससे संबंधित अनुच्छेद है? बंदर से। एक जंगल में बंदरों का झुंड था। हर रोज सुबह सभी भोजन की तलाश में घूमते थे। झुंड के राजा का एक नियम था, जिसे भी भोजन मिले वह अपने साथ लेकर आए, फिर सब मिलकर खाएंगे। इस तरह झुंड में सबको भरपूर भोजन मिल जाता था। एक दिन भोजन की तलाश में एक बंदर को जंगल के बाहर केलों का एक बाग मिला। बाग देखने के बाद उसके मन में लालच आया कि वह उस बाग के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अब बंदर हर रोज बाग जाता, पेट भर केले खाता और मौज मस्ती कर जंगल वापस चला जाता। एक दिन बंदर केले खा रहा था, तब तूफान आया। अकेलेपन से बंदर डर गया। जंगल का भी बहुत नुकसान हुआ। अब उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। 2 दिन बाद सारे बंदर ढूंढते ढूंढते बाग में पहुंचे। उन्हें देखकर वह बंदर बहुत शर्मिंदा हो गया और सारी बात सच सच राजा को बता दी। तब से जो लोग भी तब से जो भी था सबने मिल बांट कर खाया। देखिए, ये बंदर से संबंधित एक अनुच्छेद, एक कहानी है। इस कहानी में क्या बताया गया कि एक जंगल में बंदरों का झुंड था। हर रोज़ सुबह सभी लोग भोजन की तलाश में घूमते थे। झुंड के राजा का एक नियम था, जिसे भी भोजन मिले वह अपने साथ लेकर आए, फिर सब मिलकर खाएंगे। इस तरह झुंड में सबको भरपूर भोजन मिल जाता था। एक दिन भोजन की तलाश में एक बंदर को जंगल के बाहर केलों का एक बाग दिखा। बाग देखने के बाद उसके मन में लालच आया कि वह इस बाग के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अब बंदर हर रोज बाग जाता, पेट भर केले खाता और मौज मस्ती कर जंगल वापस चला जाता। एक दिन बंदर केले खा रहा था, तब तूफान आया। अकेलेपन से बंदर डर गया। जंगल का भी बहुत नुकसान हुआ। अब उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। 2 दिन बाद सारे बंदर ढूंढते ढूंढते बाग में पहुंचे। उन्हें देखकर वह बंदर बहुत शर्मिंदा हो गया और सारी बात सच सच राजा को बता दी। तब से जो भी था सबने मिल बांट कर खाया। इस प्रकार ये अनुच्छेद, आप इस अनुच्छेद से संबंधित नीचे प्रश्न दिए हैं। देखिए प्रश्न क्या है? जंगल में बंदर कैसे रहते हैं? प्रश्न क्या है आपका? जंगल में बंदर कैसे रहते हैं? 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि जंगल में बंदर कैसे रहते हैं। तो बताइए यहाँ पे। ए नंबर एक साथ, बी नंबर झुंड में, सी नंबर अलग अलग, डी नंबर जोड़ी में। हमने अभी आपको बताया था कि जंगल में बंदर कैसे रहते हैं। तो जंगल में बंदरों का झुंड था, तो एक साथ रहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंगल के राजा का क्या नियम था? अभी आपको हमने क्षेत्र पढ़ के बताए थे। अभी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ए नंबर सभी बंदर भोजन लेकर आएंगे, बी नंबर सभी अपना अपना भोजन खाएंगे, सी नंबर सभी मिलजुल कर एक कर भोजन खाएंगे, और डी नंबर सभी अपना भोजन राजा को देंगे। इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, सभी मिलजुल कर भोजन खाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 इसका, बंदर क्यों डर गया? प्रश्न नंबर 3 क्या है? बंदर क्यों डर गया? तो देखिए इसमें क्या दिया है। ए नंबर अकेला होने के कारण, बी नंबर तूफान के कारण, सी नंबर रास्ता खो जाने के कारण, डी नंबर जंगल का नुकसान हो जाने के कारण। तो क्यों डर गया बंदर? बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ गया आपका, प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर आएगा ए नंबर अकेला होने के कारण। क्यों डर गया बंदर? अकेला होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर शर्मिंदा क्यों हुआ? ए नंबर राजा को देखकर, बी नंबर अपने लालच के कारण, सी नंबर पेट भर केले खाने के कारण, डी नंबर सारे बंदरों को देखकर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सोचिए इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सारे बंदरों को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ए नंबर वन, बी नंबर मैदान, सी नंबर पेड़ और डी नंबर बगिया। तो क्या होगा जंगल का पर्यायवाची? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 1। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? 1। इस प्रकार बच्चों आपके जो अनुच्छेद 293 में 5 प्रश्न दिए थे, उन 5 प्रश्नों को उत्तर हमने अनुच्छेद पढ़ के आपको बताया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 294। अनुच्छेद 294 में क्या दिया आपको? ये देखिए यहाँ पे क्या दिया, आप शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं। क्या दिया इसमें? आप शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं।
पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं, पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से दो सुंदर चित्र निकाल लेते हैं। यह आपने पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों पर कुछ लिख देना, उसमें से कुछ फाड़कर अपने घर ले जाना सार्वजनिक वस्तु का सदुपयोग नहीं कहलाता है। इसी प्रकार पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगे तो भी वह वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आप आपस में बातचीत करने से वाचनालय में बैठे दूसरे व्यक्तियों के पढ़ने में बाधा पड़ती है। तो देखिए, इसमें अनुच्छेद 294 में पुस्तकालय से संबंधित कुछ बताया है, कुछ नियम बताया है कि पुस्तकालय में कैसे पुस्तकालय का उपयोग कैसे करना चाहिए। फिर से एक बार इसको रिपीट करके बता रहे हैं आपको। क्या दिया है, आप पुस्तकालय के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं, पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से दो सुंदर चित्र निकाल लेते हैं। यह आपने पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों पर कुछ लिख देना, उनमें से कुछ फाड़कर अपने घर ले जाना सार्वजनिक पुस्तक का सदुपयोग नहीं करना। इसी प्रकार पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगे तो भी वह वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आपस में बातचीत करने से वाचनालय में बैठे दूसरे व्यक्तियों के पढ़ने में बाधा पड़ती है। तो देखिए, अनुच्छेद ये था पुस्तकालय संबंधित। इसके कुछ नीचे प्रश्न दिए, आपको उनके उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग क्यों करते हैं? ए नंबर लिखने के लिए, बी नंबर फाड़ने के लिए, सी नंबर पढ़ने के लिए, डी नंबर रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर पढ़ने के लिए। पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग क्यों करते हैं? पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं, ए नंबर घर की, बी नंबर स्वयं की, सी नंबर सार्वजनिक, डी नंबर मित्र की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सार्वजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है? ए नंबर अच्छी पढ़ाई होती है, बी नंबर दूसरों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, दूसरों को पढ़ने में अच्छा लगता है, बी नंबर समय का सदुपयोग होता है, डी नंबर दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय का सही उपयोग, ए नंबर शोर मचाना, बी नंबर खेल खेलना, सी नंबर बैठकर बातें करना, डी नंबर किताबें पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर किताबें पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदुपयोग। सदुपयोग का विलोम शब्द है, आपको यहाँ पर सदुपयोग का विलोम शब्द बताना। 4 ऑप्शन है, ए नंबर उपयोग, बी नंबर कटुपयोग, सी नंबर दुरुपयोग और डी नंबर अनुपयोग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर दुरुपयोग। सदुपयोग का विलोम क्या होगा? दुरुपयोग। इस प्रकार आपका अनुच्छेद 294 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं, आपका अनुच्छेद 295 अनुच्छेद में किसके बारे में कहा? जीत और हार। चलिए अनुच्छेद को पढ़ते हैं पहले और उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। एक साधु रोज नदी में नहाने जाया करते थे। रास्ते में ही एक घर पड़ता था जिसमें एक शरारती लड़का रहता था। उस लड़के को वहाँ आने जाने वाले लोगों को तंग करने में बहुत आनंद आता था। साधु रोज उसी रास्ते से जाते थे। लड़के ने उन्हें भी तंग करना शुरू कर दिया। वह दूसरों को तंग करता तो वे लड़के को डांटते और भला बुरा कहते थे, परंतु साधु ने उस लड़के से कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन लड़के ने पक्का इरादा किया कि वह साधु को गुस्सा दिलाकर ही रहेगा। जब वह साधु रोज की तरह नहाकर जा रहे थे तब लड़के ने उन पर धूल डाल दी। साधु चुपचाप नदी पर जाकर दोबारा स्नान कर आए। ऐसा दो तीन बार हुआ, पर साधु ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। साधु की सहनशीलता देखकर लड़के ने अपनी हार मान ली। उसने दौड़कर साधु के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। तब साधु ने कहा, अच्छे काम की हमेशा जीत होती है और बुरे काम की हमेशा हार। तो यहाँ पे बच्चों ये अनुच्छेद 295 के अंतर्गत जीत और हार से संबंधित एक अनुच्छेद था, एक कहानी थी, वह बताए। उससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए गए, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। सही 4 विकल्प दिए, 4 विकल्प में सही विकल्प क्या है वह बताना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, लड़के के तंग करने पर साधु ने क्या किया? ए नंबर साधु को गुस्सा आ गया, बी नंबर साधु ने भला बुरा कहा, सी नंबर साधु चुपचाप रहे और डी नंबर साधु अपने घर चले गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर साधु चुपचाप रहे। लड़के के तंग करने पर साधु क्या रहे? चुपचाप रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु में कौन सा गुण था? ए नंबर क्रोध का, बी नंबर प्रेम का, सी नंबर सहनशीलता का, डी नंबर घृणा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सहनशीलता का। साधु में कौन सा गुण था? सहनशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़के ने साधु पर धूल क्यों डाली? ए नंबर साधु से माफ़ी मांगने के लिए, बी नंबर साधु को गुस्सा दिलाने के लिए, सी नंबर साधु को नहलाने जाने से रोकने के लिए, डी नंबर साधु को प्रणाम करने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर साधु को गुस्सा दिलाने के लिए। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़के को दूसरे लोग भला बुरा क्यों कहते थे? ए नंबर लड़के का घर नदी के रास्ते पर था, बी नंबर लड़का रोकता था स्नान करने से, सी नंबर लड़का उन्हें तंग करता था, डी नंबर लड़का उनको प्रेम करता था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर लड़का उन्हें तंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या दिया? हार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपको किसका? हार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है ये बताना है। तो हार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए नंबर जीत, बी नंबर प्रहार, सी नंबर पराजय, डी नंबर उपहार। तो हार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पराजय। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। हार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पराजय। तो इस प्रकार आपका अनुच्छेद 295 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है 296। इसमें
अनुच्छेद 296 में चंद्र ग्रहण के बारे में बताया है। इससे संबंधित इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आपको इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए, अनुच्छेद 296 क्या कह रहा है? जब रात के समय चंदा मामा को पूरा प्रकाश मिलता है तो चंदा मामा चांदी की गोल थाली की तरह चमकते रहते हैं और उनका वह धीमा प्रकाश धरती माता पर भी पड़ने लगता है। धरती माता उस प्रकाश को पाकर बड़ी प्रसन्न होती है। रात को चंदा मामा से मिलने वाले उस धीमे मधुर मधुर प्रकाश को ही तो हम चांदनी कहते हैं। हम सभी को चांदनी रातें सुहावनी लगती हैं। चंदा मामा का यह प्रकाश धरती माता को केवल 15 दिन ही मिल पाता है और बाकी 15 दिन धरती माता की रातें अंधेरे में कटती हैं। ये रातें धरती माता और हम सभी को बहुत बुरी लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब धरती माता सूर्य देव और चंदा मामा के बीच आ जाती है तो चंदा मामा को प्रकाश नहीं मिलता और चंदा मामा हमें दिखाई नहीं देते, और पूर्णिमा के दिन जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो ये बच्चों आपका अनुच्छेद 296 चंद्र ग्रहण से संबंधित था। इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए उनके उत्तर आपको बताना है। चलिए, प्रश्न क्रमांक कौन सा? प्रश्न क्रमांक 1, चंदा मामा चांदी की गोल थाली की तरह क्यों चमकने लगते हैं? ए नंबर प्रकाश के कारण, बी नंबर धरती माता के कारण, सी नंबर रात के कारण, डी नंबर चांदनी के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर प्रकाश के कारण। चंदा मामा चांदी की गोल थाली की तरह क्यों चमकने लगते हैं? तो प्रकाश मिलता है इसलिए, तो प्रकाश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा मामा को प्रकाश नहीं मिलता तब क्या होता है? ए नंबर चंदा मामा दिखाई देते हैं, बी नंबर सूर्यदेव दिखाई देते हैं, सी नंबर धरती माता दिखाई नहीं देती और डी नंबर चंदा मामा दिखाई नहीं देते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर चंदा मामा दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है धरती माता और सूर्य देव के बीच चंदा मामा के आने के कारण, बी नंबर चंदा मामा और सूर्य देव के बीच धरती माता के आने के कारण, सी नंबर सूर्य देव के जाने के कारण, डी नंबर धरती माता के जाने के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर चंदा मामा और सूर्य देव के बीच धरती माता के आने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी कब दिखाई देती है? ए नंबर दिन में, बी नंबर रात में, सी नंबर शाम को और डी नंबर दोपहर। तो चांदनी कब दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ए नंबर सूर्य, बी नंबर चंद्रमा, सी नंबर धरा और डी नंबर रवि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर धरा। धरती शब्द का पर्यायवाची क्या आ जाएगा? धरा। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती माता को कब बुरा लगता है? ए नंबर दिन के उजाले में, बी नंबर दोपहर में, सी नंबर चांदनी रात में, डी नंबर अंधेरी रात में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कि धरती माता को कब बुरा लगता है? दिन के उजाले में, दोपहर में, चांदनी रात में। तो ये आपको इस सब प्रश्न का उत्तर जो आपका अनुच्छेद है उससे देख के देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर अंधेरी रात में। इस प्रकार आपका अनुच्छेद 296 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अनुच्छेद आता है 297। अनुच्छेद 297 किससे संबंधित है? विवरणात्मक है अनुच्छेद। अब इसको पढ़िए, क्या है? रास्ता बहुत वीरान था, फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। लेकिन जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर भी वह आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी और मन को तरोताजा कर गई। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ की धुंधल के ओझल हो गई। देखिए, ये आपका एक विवरणात्मक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को हमने पढ़ के बताया। अब इससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर बताना है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? रास्ता वीरान और सन्नाटेदार के बाद भी कैसा था? ए नंबर हरा भरा, बी नंबर बोरियत भरा, सी नंबर सुनसान भरा और डी नंबर सुकून भरा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सुकून भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल को सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही थी? ए नंबर पहाड़ पर उतरने के कारण, बी नंबर पहाड़ पर चढ़ने के कारण, पहाड़ पर चलने के कारण, सी नंबर पहाड़ पर चढ़ने के कारण, डी नंबर पहाड़ पर दौड़ने के कारण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पहाड़ पर चढ़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदान किसके समान दिखाई दे रहा था? ए नंबर सूरमाओं के मुकुट जैसा, बी नंबर देवताओं के मुकुट जैसा, सी नंबर राजा के मुकुट जैसा और डी नंबर महाराजा के मुकुट जैसा। तो मैदान किसके समान दिखाई दे रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर देवताओं के मुकुट जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलन बढ़ गई क्योंकि? ए नंबर पानी बरस रहा था, बी नंबर बर्फ पड़ रही थी, सी नंबर हवा चल रही थी, डी नंबर लू चल रही थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बर्फ पड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरोताजा हवा चल रही थी। तरोताजा हवा चल रही थी में रेखांकित शब्द है? ए नंबर संज्ञा, बी नंबर सर्वनाम, सी नंबर वाक्य और डी नंबर विशेषण। बताइए यहाँ पे तरोताजा हवा चल रही थी, तो तरोताजा क्या है यहाँ पे?
तो ये विशेषण है किसकी, हवा की विशेषता बता रहा है कि हवा किस प्रकार की चल रही थी, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपका अनुच्छेद 297 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 298। ये किससे संबंधित है, कंप्यूटर संबंधित है। चलिए इसका पढ़ते हैं। कंप्यूटर दिखने में बॉक्स के आकार जैसा उपकरण है जिसमें टेलीविजन जैसी एक स्क्रीन होती है जिसे मॉनिटर कहते हैं। इसके साथ ही एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं उनका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज़ पर छापने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर कागज़ पर परिणाम छापकर हमारी समक्ष रख देता है। कंप्यूटर में स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट और को सेलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चे कई प्रकार के गेम खेल सकते हैं। यह वर्तमान समय का बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे अब समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो ये हमने अनुच्छेद 298 आपको पढ़ के बताया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है आपका, वह उपकरण जिससे गणना, पढ़ना लिखना और अन्य कार्य सहज हो गए। ए नंबर प्रेस, बी नंबर पंखा, सी नंबर कंप्यूटर, डी नंबर पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पुस्तक, वो सॉरी कंप्यूटर। वह उपकरण जिससे गणना, पढ़ना लिखना और अन्य कार्य सहज हो गया, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन कंप्यूटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्या होता जिस स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, वह क्या होता है जिस स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अभी हमने अनुच्छेद में पढ़ के बताया है कि वो क्या होता है, तो बताइए चलिए। ए नंबर माउस, बी नंबर कीबोर्ड, सी नंबर प्रिंटर और डी नंबर स्क्रीन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर माउस। देखिए हम ये अभी जो चल रहा है हमारे हाथ से भी तो ये क्या चल रहा है, माउस चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचनाओं को टाइप करते हैं। ए नंबर माउस से, बी नंबर स्क्रीन से, सी नंबर कीबोर्ड से और डी नंबर प्रिंटर से। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जो भी कंप्यूटर में सूचना टाइप की जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कीबोर्ड से। किससे की जाती है, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम का पर्यायवाची शब्द है। ए नंबर मेहनत, बी नंबर पैसा, सी नंबर खर्च और डी नंबर आराम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मेहनत। श्रम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका, मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का आकार कैसा होता है। ए नंबर पुस्तक नुमा, बी नंबर थाली नुमा, सी नंबर बाल्टी नुमा और डी नंबर बक्सा नुमा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर बक्सा नुमा। इस प्रकार बच्चों आपका अनुच्छेद 298 के पांचों प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 299, खेल। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल अति आवश्यक है। हम नियमित रूप से खेल खेलकर अपने स्वास्थ्य को चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। खेल हमारे अंदर धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन, स्वावलंबिता, न्याय व भेदभाव रहित खेलने की भावना आदि जागृत करते हैं। कौन करते हैं, खेल करते हैं। कबड्डी भी एक ऐसा ही खेल है। यह कुश्ती का एक प्रकार है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया से हुई है। यह 4000 वर्ष पुराना एक सामूहिक खेल है जो भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि में अत्यधिक लोकप्रिय है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका में यह खेल गुड्डी, महाराष्ट्र में हुतुतु, नेपाल में दोदो, बंगाल में हुदुदू तथा दक्षिण भारत में हेदू गुदू के नाम से प्रसिद्ध है। यह खेल कहीं भी और कभी भी खेला जा सकता है। यह खेल दो टीमों के मध्य खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तो बच्चों हमने यह अनुच्छेद आपको 299 बताया। इस अनुच्छेद से संबंधित नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आना है, तो आपको अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और अनुच्छेद में से ही प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, अन्याय शब्द का विलोम होगा। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है आपका, अन्याय शब्द का विलोम होगा। विलोम मीन्स उसका उल्टा क्या होगा। ए नंबर अनुशासन, बी नंबर धैर्य, सी नंबर न्याय और डी नंबर साहस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर न्याय। अन्याय शब्द का विलोम क्या हो गया, न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह खेल कौन सा है जिसका जन्म दक्षिण एशिया में हुआ। प्रश्न क्या है, यह यहाँ से चारों में से बताना है कि कौन सा खेल का जन्म दक्षिण एशिया में हुआ। ए नंबर क्रिकेट, बी नंबर खो खो, सी नंबर हॉकी और डी नंबर कबड्डी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम क्या है जहां कबड्डी को दो नाम से खेला जाता है। तभी अनुच्छेद में आपको बताए थे हमने कि दो नाम से खेला जाता है किस देश में। अभी यहाँ पे इसके पहले अनुच्छेद पढ़ के बताए हैं। अनुच्छेद में आप देख सकते हैं, अनुच्छेद हमारा ये दिया है। देखिए यहाँ पे किस नाम से, दो श्रीलंका में गुड्डी, महाराष्ट्र में हुतुतु, नेपाल में दो कहाँ पे खेला जाता है, ये नेपाल में। तो यह इसी अनुच्छेद के अनुसार से आपको आंसर बताया हमने। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 खिलाड़ियों की टीम होती है। ए नंबर कबड्डी में, बी नंबर क्रिकेट में, सी नंबर कुश्ती में, डी नंबर हॉकी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर कबड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश स्तर पर खेले जाने वाले खेल कहलाते हैं। जो देश के स्तर पर खेले जाने वाले खेल क्या कहलाते हैं। ए नंबर ग्रामीण स्तरीय, बी नंबर राष्ट्रीय, सी नंबर अंतर्राष्ट्रीय और डी नंबर जिला स्तरीय। देखो जो ग्राम स्तर पर खेले जाते हैं ग्राम स्तरीय कहलाते हैं, और जो जिला स्तर पर खेले जाते हैं जिला स्तरीय, और जो अंतर्राष्ट्रीय में एक देश से दूसरे देश के बीच खेले जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर राष्ट्रीय खेल। जो देश स्तर पर खेले जाने वाले खेल क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय खेल। इस प्रकार आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपका अनुच्छेद 300 कंप्लीट, 299 कंप्लीट। इसके बाद आपका नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 300।
चलिए अनुच्छेद 300 में किसके बारे में बात की गई है? नीलगाय। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। इनका रंग नीला व कुछ भूरा होता है। नीलगाय घास और झाड़ियों के पत्ते खाती है। इनकी सूंघने और देखने की शक्ति अच्छी होती है, पर सुनने की क्षमता कम होती है। यह हरियाणा, राजस्थान, बिहार आदि प्रदेशों में पाई जाती है। यह झुंडों में रहती है। यह एक दूसरे की तरफ पीठ करके सुस्ताती हैं। झुंड में से एक सदस्य आने वाले खतरे पर निगरानी रखता है। नीलगाय हरियाणा का राज्य पशु है। नीलगाय कहाँ का? हरियाणा का राज्य पशु है। तो चलिए इससे संबंधित जो प्रश्न दिए नीचे उन्हें देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, इस अनुच्छेद के अनुसार नीलगाय किस राज्य में नहीं पाया जाता? देखिए यहाँ पे बताया इस अनुच्छेद में हरियाणा, राजस्थान और बिहार में पाया जाता है। और प्रश्न क्या कह रहा है? इस अनुच्छेद के अनुसार नीलगाय किस राज्य में नहीं पाया जाता? तो हरियाणा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है और बिहार में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। नीलगाय किस राज्य में नहीं पाया जाता? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इससे संबंधित, नीलगाय की कौन सी क्षमता कमजोर होती है? नीलगाय की कौन सी क्षमता कमजोर होती है? ए नंबर दौड़ने में, बी नंबर सुनने में, सी नंबर, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे ये आपका ए नंबर हो गया, ये बी नंबर, ये सी नंबर और डी नंबर, यहाँ सभी में ए लिखा है तो आप इनको ए बी सी समझेंगे। तो देखिए नीलगाय को कौन सी क्षमता कमजोर होती है? अभी हमने आपको बताया था कि नीलगाय कौन सी, दौड़ने में, सुनने में, देखने में, सूंघने में। तो देखते हैं चलिए इसका आंसर यहाँ पे दिया था, नीलगाय इनकी सूंघने और देखने की शक्ति अच्छी होती है पर सुनने की क्षमता कम होती है। तो किसके आंसर क्या आ जाएगा? सुनने की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ये बी नंबर का ऑप्शन, सुनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगाय कैसा जानवर है? ए नंबर छोटा और शक्तिशाली, बी नंबर बड़ा और कमजोर, सी नंबर छोटा और मूर्ख, डी नंबर बड़ा और शक्तिशाली। तो कैसा जानवर है ये? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बड़ा और शक्तिशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगाय सुस्ताने के लिए कैसे बैठते हैं? ए नंबर एक दूसरे के आमने सामने, बी नंबर पास पास, सी नंबर एक दूसरे की तरफ पीठ करके, डी नंबर दूर दूर। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ पीठ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेत शब्द का बहुवचन होगा? खेतों, ए नंबर खेतों, बी नंबर खेती, सी नंबर खेते और डी नंबर खतों। तो बताइए खेत शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर खेतों। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे अनुच्छेद 300 कंप्लीट होता है और आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से अनुच्छेद के माध्यम से 5-5 प्रश्न बताए हैं और आपका यहाँ पे जो अनुच्छेद के अनुसार ही आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये किसके लिए था? विषय हिंदी और कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। ये अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आईडियल क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।